नमस्कार, मैं निखिल पांडे आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं राइस स्मार्ट हिंदी के प्लेटफॉर्म पर। मैं आपको हिंदी भाषा शिक्षण में जो सीटेट का हमारा पेपर है उसमें आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है शिक्षण सहायक सामग्री और मूल्यांकन। आज हम इसकी चर्चा करेंगे, तो जानिए हमारे बारे में थोड़ा सा लिखा हुआ है यहाँ पे। मैं आप लोगों के समक्ष आपका टीचर, आपका भाई, आपका दोस्त, आपका मित्र, मैं आपको पढ़ाऊंगा हिंदी भाषा शिक्षण की बारीकियों को। आइए जानते हैं। सबसे पहला आज का जो हमारा लक्ष्य है कि नई शुरुआत इंसान को डराती जरूर है। जब आप तैयारी के फील्ड में उतरते हैं, जब आप किसी परीक्षा को फेस करने जाते हैं, तो आपके मनोचित्त में कई प्रकार के विचार आते हैं। इन विचारों को मगर याद रखने सफलता मुश्किल ही के पार नजर आती है, मगर याद रखो सफलता मुश्किलों के पार ही नजर आती है। तो सफलता तो बिना मुश्किल कि तो मिलती ही नहीं है। संघर्ष और बाधाएं आती हैं, आने दो, इन्हें तो हम छोड़ ही नहीं सकते। ये हमारे जीवन का हिस्सा है। आप जानते हैं कि भाषा सीखने में जो त्रुटियां होती हैं वो भाषा सीखने में सहायक करती हैं। गलतियों के द्वारा ही मनुष्य सीखता है। तो आज हिंदी भाषा शिक्षण में वो सारे विद्यार्थी, अध्यापक जो पढ़ाते समय विविध प्रकार की गलतियां करते हैं, एक बच्चे के संदर्भ में आज हम उन गलतियों को जानेंगे। कैसे जानेंगे कि शिक्षण सहायक सामग्री कैसे आज आधुनिक न्यू एजुकेशन पॉलिसी, नई शिक्षा नीति कैसे शिक्षण सहायक सामग्री का जो परिवेश है उसको बदल रहा है, उनका प्रयोग बदल रहा है। जो किसी विषय को समझाने का प्रयास किया जा रहा है वो किस प्रकार से समझाया जाए, आज इसकी भी चर्चा शुरू हो गई है। तो आइए शिक्षण सहायक सामग्री के बारे में सबसे पहले जानते हैं कि शिक्षण का मतलब होता है सीखना। सीखने की, सिखाने की प्रक्रिया के दौरान वो कौन कौन सी वस्तुएं हैं जो आपको सहायता प्रदान करती हैं। तो कौन सी वस्तुएं हैं जो एक अध्यापक को सहायता करती हैं, वे कौन सी सहायक वस्तुएं हैं जो एक विद्यार्थी को मदद करती हैं, वे कौन सी वस्तुएं हैं जो पूरे शैक्षिक परिवेश में जो स्ट्रक्चर है उन सभी को सपोर्ट करती हैं। तो जानना है इस विषय में हम लोगों को। आज का जो महत्वपूर्ण विषय है शिक्षण पद्धति को सफल बनाने के लिए, शिक्षण पद्धति को सफल बनाने के लिए देखो, एक शिक्षण सहायक सामग्री के डेमोन्स्ट्रेशन विधि होता है। आप उसके सामने प्रस्तुत करते हैं। अगर मैं आपको संज्ञा पढ़ाने जा रहा हूं तो संज्ञा पढ़ाने के लिए मुझे क्या होगा, ब्लैक बोर्ड, चौक, यहाँ पे पेन, किताबें, कलम, पंखा, सारी चीजें हमारे सहायक हो जाती हैं। तो सहायक सामग्री से तात्पर्य क्या है? जब हम शिक्षण करते हैं तो उस समय शिक्षण की सहायक सामग्री क्या हो। कोई भी कार्य करते समय जो, जैसे मान लीजिए सपोज करिए आपको सब्जी बनाना है या कोई कंटेंट बनाना है, तो आपको उसकी सहायक सामग्री, संदर्भ ग्रंथ के बारे में पता होना चाहिए। तो शिक्षण पद्धति को सफल बनाने के लिए तथा इसमें रोचकता लाने के लिए विभिन्न साधनों का प्रयोग किया जाता है। ये विभिन्न साधन ही शिक्षण की सहायक सामग्री कहलाते हैं। तो शिक्षण की सहायक सामग्री क्या है मेरे प्यारे बच्चों? समझ लीजिए कि जो चीजें आपके किसी कार्य में सहयोग देती हैं। सपोज करिए मुझे आप सभी लोगों को कोई इतिहास पढ़ाना है, तो इतिहास के साक्ष्य, चार्ट, मॉडल है ना, ऑडियो विजुअल एड, विविध प्रकार की सामग्रियों की आवश्यकता होती है जिसके माध्यम से बच्चों को आसानी से वो बातें समझ में आ जाती हैं जो हमें समझाना है। तो सहायक सामग्री वह साधन है जिसके द्वारा छात्रों के लिए कठिन विषय को सरलता से सरल, स्पष्ट तथा रोचक बनाया जाता है। मतलब शिक्षण सहायक सामग्री जो है वो हमारे जीवन में, हमारे अध्यापकीय जीवन में क्या करती है, वह साधन बन जाती है। इनसे विद्यार्थियों व अध्यापक दोनों को सुविधा होती है। देखो, शिक्षण और सहायक सामग्री जो है वो अध्यापक और विद्यार्थी पूरे अवसंरचना में दोनों को मदद करती है। यदि आप
एक अध्यापक के रूप में देखते हैं, कोई विषय आपको पढ़ाना है तो वह विषय कैसे पढ़ाएं, इसकी जो योजना होती है वो शिक्षण सहायक सामग्री के रूप में हम शामिल करते हैं। बच्चों को ला करके ब्लैक बोर्ड पे दिखा करके मॉडल उनसे वो काम करा करके हम क्या करते हैं, बच्चों को अपने साथ जोड़ लेते हैं। इस प्रकार दृश्य श्रव्य साधना की ऐसी युक्ति है, प्रक्रियाएं हैं जो शिक्षण एवं अधिगम को अधिक रोचक एवं प्रेरक बनाती हैं। देखो, दृश्य श्रव्य साधन मतलब, इसका मतलब हो गया जो शिक्षण सहायक सामग्री है उसको मुख्य रूप से हम 3 भागों में बांट सकते हैं। या तो कोई चीज क्या होती है, श्रव्य होती है, या तो कोई चीज दृश्य होती है, और या तो कोई चीज श्रव्य और क्या है, और दृश्य, श्रव्य और दृश्य दोनों ही होती है। तो या तो इस माध्यम को हम श्रव्य माध्यम को क्या कह सकते हैं, जो सुनने का हमारा कौशल है उसके विकास के लिए सुनने का कौशल, जो चीजें हम देख करके पढ़ते हैं उसे दृश्य सामग्री के रूप में कह सकते हैं। और एक ऐसा माध्यम है, आज तकनीकी का दौर है, जिसे श्रव्य और दृश्य दोनों माध्यम कहते हैं। तो श्रव्य और दृश्य एक ऐसी युक्ति है, प्रक्रियाएं हैं जो शिक्षण एवं अधिगम को अधिक रोचक एवं प्रेरक बनाने में सफल करती हैं और इससे अधिक पुनर्बल प्रदान करती हैं। देखो, पुनर्बलन जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक बच्चे को प्रतिपुष्टि के लिए, उसको सीखने के लिए सक्रिय रूप से भागीदारी के लिए हमें पुनर्बलन की आवश्यकता होती है। हम कहते हैं बच्चों से, अरे वाह, आपने तो बहुत अच्छा कार्य किया, आपने बहुत अच्छा क्या है प्रेजेंटेशन दिया। हम क्या करते हैं, बच्चे को समय समय पर पुनर्बलन देते रहना चाहिए। माता पिता, भाई बहन, दोस्त, समाज के लोगों से बच्चा कहीं न कहीं प्रेरित होता है। देखो, जब भी कोई बच्चा कोई काम करेगा उसके अच्छे कार्य के लिए आप सकारात्मक पुनर्बलन देते हैं और उसके नकारात्मक कार्य के लिए आप नकारात्मक पुनर्बलन देते हैं। लेकिन कोशिश ये करना चाहिए कि हमें किसी बच्चे को किसी तरह से बड़ा नकारात्मक जो है पुनर्बलन नहीं देना चाहिए, हमें सकारात्मक ही देना चाहिए। दूसरे का उदाहरण आप देते हैं कि देखो श्याम कितना अच्छा काम कर रहा है, हो सकता है मैडम बहुत अच्छा पढ़ा रही हूं। आप दोनों को पूरी कक्ष के वातावरण को अच्छा बनाने के लिए बच्चों में क्या करते हैं, पुनर्बलन को डाल देते हैं। तो डेंट के अनुसार श्रव्य दृश्य सामग्री वह साधन है जो लिखित या बोली गई पाठ्य सामग्री को समझने में सहायता प्रदान करता है। देखो, श्रव्य सामग्री क्या होती है, हम किसी को जानते नहीं लेकिन उसके विचारों को सुन करके आत्मसातीकरण की प्रक्रिया के माध्यम से आत्मसात कर लेते हैं, याद कर लेते हैं, वो विषय हमें आसानी से समझ में आ जाता है। हो सकता है कोई चित्र में एक कहानी छिपी हो, हम नहीं जानते हैं, तो उस कहानी को बड़े आसानी से समझ लेते हैं। आजकल कंप्यूटर पे श्रव्य दृश्य दोनों सामग्री है। बच्चों को नाट्य दिखाना, फिल्म दिखाना, बच्चों से बातें करना, ये जो रेडियो है, देखो विविध प्रकार की समाचार पत्र कैसे पढ़े जाते हैं, गानों को कैसे गाया जाता है, कैसे होता है कि 1 घंटे का प्रोग्राम कैसे होता है, तो भाषण कैसे दिया जाता है, जस्ट टेम्पोर भाषण, विविध प्रकार से श्रव्य सामग्रियों के माध्यम से विविध प्रकार से बच्चों में रोचकता आती है सीखने में। सपोज करिए आज बच्चों को आपने कविता सुनाना है, रेडियो पे रख दिया, आपने एक कविता रिकॉर्ड करके सुना दी। दृश्य सामग्री इसी प्रकार हो सकता है, प्रोजेक्टर पर आप अपना क्या कर सकते हैं, कविता लगा करके लोगों को प्रेजेंटेशन करें तो अच्छा लगेगा, रोचकता बढ़ती है। तो दृश्य सामग्री वह साधन है जो लिखित या बोली गई पाठ्य सामग्री को समझने में सहायता प्रदान करती है। तो दृश्य श्रव्य सामग्री साधनों का वर्गीकरण जो हम करते हैं, देखो इसको पारंपरिक जो वर्गीकरण है यहां हम उसकी चर्चा करने जा रहे हैं। श्रव्य सहायक साधन जिसे हम क्या कह रहे थे, श्रव्य साधन जो हम कह रहे थे, उसमें पूछता है परीक्षा में
कौन कौन सा होता है? तो रेडियो। आप सभी लोग जानते हैं, आपके माता पिता जब हमारे संस्कृति में आधुनिकता का विकास हो रहा था तो इन रेडियो ने बहुत मनोरंजन किया, समाज के लोगों का, शिक्षा का व्यापक मनोरंजन किया, सूचनाओं को देने का काम किया कि सामान्य आप काम करते हुए किसी सूचना को ले सकते हैं ग्रामोफोन के माध्यम से, लिंगवा फोन के माध्यम से। और टेप रिकॉर्डर, आप लोग जानते हैं कि एक समय में था 90s के दौर में, टेप रिकॉर्डर से गाना चलाए, गाना चल गया, भाषण चलाए, भाषण चल गया। लोग अलग अलग प्रकार से अपनी चीजों को बढ़ावा देते थे। इसी प्रकार दूसरा है दृश्य सहायक सामग्री, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें क्या है, श्यामपट्ट आता है, चार्ट आता है, मॉडल आता है, मानचित्र आता है, चित्र आता है, रेखा चित्र आता है, स्लाइड व क्या है, फिल्म पट्टियों के रूप में, है ना, चित्र विस्तारक आता है। तो देखो क्या है, जो दृश्य सहायक सामग्री है, जो छपी हुई सामग्री है, वो चाहे श्यामपट्ट हो, चाहे चार्ट पेपर के माध्यम से चार्ट मॉडल आप बना के ले जाते भारत का नक्शा कि यहाँ यहाँ उसके राज्य और उसकी राजधानियां हैं, तो बच्चे को समझ में आ जाता है कि कोई चीज, मानचित्र देखिए, पूरे भौगोलिक जीवन को समझने के लिए पृथ्वी के आकार, आकृति, उसका परिवेश, कौन सी चीजें कहां कहां पर है, उसको बच्चे को समझाने के लिए आप मानचित्र का प्रयोग करते हैं, रेखा चित्र का प्रयोग करते हैं, चित्र विस्तारक। आजकल आप लोग जानते हैं कि बहुत सारे बुलेटिन बोर्ड्स बहुत समाज में चलते हैं, कार्टून, ग्लोब, सहायक संग्रहालय, वास्तविक वस्तुएं, संगीतमय वाद्य आदि, ये सभी क्या है, देखो याद कर लो इनको, ये स्क्रीनशॉट ले लो एक छोटा सा, क्योंकि इनके माध्यम से पारंपरिक वर्गीकरण जो सहायक सामग्रियों का है वो आप समझ जाते हैं। ठीक है, तो एक तो है जो सुनना है केवल, एक जो है केवल देखना है, लेकिन मानव के विकास के साथ तीसरा प्रकार जो आ गया वो क्या है, श्रव्य दृश्य सामग्री में वह जो श्रव्य और दृश्य दोनों है, वो क्या है, फिल्में, दूरदर्शन और अभिनय में हम क्या करते हैं, हम देखने के साथ साथ सुनने का भी कार्य करते हैं। तो क्रियात्मक सहायक साधन, आजकल आप लोग जानते हैं कि जो बच्चों में क्रियात्मक किसी कार्य को करने में जो महत्व प्रदान है, जो सहायक साधन है, वो क्षेत्रीय यात्राएं हैं। बच्चे को हम जो नियरेस्ट स्कूल के बगल में, कॉलेज के बगल में जगह होता है, हम उसको क्षेत्रीय भ्रमण पे ले जाते हैं। वास्तविक दुनिया से परिचय कराना शिक्षण सामग्री का बहुत महत्वपूर्ण लक्ष्य है। वह भ्रम, नमूने, वस्तुएं एवं मॉडल के रूप में प्रस्तुत करना। देखो भ्रमण जो है ना, भ्रमण, क्षेत्रीय यात्राएं, शिक्षण सहायक सामग्री, ये सभी चीजें क्या करती हैं, आपको वास्तविक जीवन से परिचय कराती हैं। जब एक अध्यापक बच्चों को कोई नियम, कोई उदाहरण देता है तो वह उदाहरण किस रूप में आता है, यही तो उसकी सहायक सामग्री है। एक अध्यापक व्याख्यान विधि, देखो जब आप पढ़ाते हैं एक शिक्षक को व्याख्यान विधि के माध्यम से, बच्चा थोड़ी देर बाद सक्रिय नहीं रह पाता, क्योंकि उसके सक्रिय जो कर्णेंद्रियां हैं वो थक जाती हैं, नीरसता महसूस होती है। लेकिन इसी को जगह को हम अच्छा बना सकते हैं कैसे, जब हम शिक्षण सामग्री का उपयोग कर लेते हैं। बच्चा जब थकने लगता है तो उसे कुछ सुना दीजिए, जब बच्चा रुचि नहीं ले रहा था उसको कुछ दिखा दीजिए। तो इससे क्या होता है, एक अध्यापक अपने कक्ष के दौरान विविध प्रकार के सामग्रियों का इस्तेमाल करने से अपने जो विषय, आज का जो उद्देश्य है, जो उसका विशिष्ट उद्देश्य है, उसको क्या करता है, बच्चों के अंदर तक पहुंचा देता है। मिश्रित सहायक सामग्री के रूप में एक और भी हम जा सकते हैं, अभिनयीकरण पुस्तिकाएं। देखो आजकल क्या है, बहुत सारी चीजें बदल रही हैं। अब हम एक बच्चा क्या है, कविता भी सुना रहा है, अभिनय के माध्यम से चीजों को सिखाने का काम है ना। पुस्तिकाएं, अभिनयीकरण पुस्तिकाएं हैं, समाचार पत्र हैं, पत्र पत्रिकाएं, आजकल वो सुनाती भी हैं, पढ़ाती भी हैं, विविध प्रकार के चित्रों के भी दर्शन कराती हैं। तो इस प्रकार से शिक्षण सहायक सामग्री शिक्षा के क्षेत्र में बहुत व्यापक परिवर्तन लाने का काम किया। और यह आधुनिक सामग्री जो विकसित हुई, देखो प्रेक्षित एवं अप्रेक्षित सहायक साधन। देखो पहले हमने क्या किया था, जो पारंपरिक वर्गीकरण है उसको देखा था, लेकिन इसी शिक्षण सहायक सामग्री को श्रव्य दृश्य सहायक सामग्री का व्यापक वर्गीकरण
प्रेक्षिक और अप्रेक्षिक सामग्री के रूप में किया जाता है। देखो ये जो वर्गीकरण है, आधुनिक वर्गीकरण पे आप तौर पे मानिए, प्रेक्षित सहायक सामग्री वह सहायक सामग्री को निम्नलिखित वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। देखो जो प्रेक्षित है, मूल प्रेक्षित सहायक सामग्री, कुछ है मूक सामग्री, वह सामग्री जैसे देखो आज ब्रेल लिपि है, उसके बाद ध्वनि प्रेक्षित सहायक सामग्री, कुछ चीजें ध्वनि को क्या करती हैं, प्रेक्षित करती हैं। अगला क्या है, अप्रेक्षित सहायक सामग्री में को क्या किया जाता है, ग्राफिक सहायक सामग्री, प्रदर्शन सहायक सामग्री, त्रिआयामी जो 3 डायमेंशनल चीजें प्रस्तुत होती हैं उनको दिखाना यांत्रिक सहायक सामग्री। देखो विज्ञान की कक्षा में और सामाजिक विज्ञान की कक्षा में दोनों में ही प्रेक्षिक और प्रेक्षित सहायक सामग्री का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि वहां पर स्कोप ज्यादा है किसी विषय वस्तु के प्रस्तुतिकरण के लिए। तो आइए एक पहला प्रश्न देखे हैं, किसी पाठ्य सामग्री से कोई विशिष्ट सूचना निकालने के उद्देश्य से उस पाठ्य सामग्री के किसी अंश को बारीकी के और गहनता के साथ पढ़ने का कौशल कौन सा अवबोधन कहलाता है। देखो क्या कह रहा है, किसी पाठ्य सामग्री से कोई विशिष्ट सूचना निकालने के उद्देश्य से उस पाठ्य सामग्री के किसी अंश को बारीकी और गहनता के साथ पढ़ने का कौन सा कौशल अवबोधन कहलाता है। अनुमानिक, वैश्विक, स्थानिक और लेन देन। बताओ फटाफट इस प्रश्न का उत्तर। आप लोग देखो सामने फटाफट देना है इस प्रश्न का उत्तर। तो देखो इस प्रश्न का है अवबोधन किससे संबंधित है, अनुमानिक है। किसी पाठ्य सामग्री से कोई विशिष्ट सूचना निकालने के उद्देश्य से उस पाठ्य सामग्री को बारीकी से अध्ययन और गहन के साथ पढ़ने का कौशल अवबोधन क्या कहलाता है, अनुमानिक कहलाता है। हम जब ध्यान पूर्वक पढ़ते हैं तो देखो बिटवीन द लाइन, बॉटम द लाइन, बियॉन्ड द लाइन भी हम समझ पाते हैं। इसे ही अवबोधन कहते हैं, जो कि क्या होता है, अनुमानिक होता है, अनुमान से होता है। नेक्स्ट आइए अगला प्रश्न। एक अध्यापक, फटाफट इस प्रश्न को पढ़ो कि एक अध्यापक कक्षा में सभी बच्चों को एक ही पाठ्य सामग्री पढ़ने के लिए देती है और विद्यार्थियों को उसका मुख्य सार बिंदु पहचानने के लिए कहती है। हालांकि वह पठन की कमतर क्षमता रखने वाले विद्यार्थियों के लिए पठन सामग्री में मुख्य शब्दों को रेखांकित करती है। भेदभाव करने का यह उदाहरण सही है और क्यों सही नहीं है, इस बारे में चर्चा करना है। देखो एक बच्चा है जिसको आप कह रहे हैं आप पढ़ लो, एक बच्चा है जिसे आप रेखांकित करके पढ़ने के लिए कह रहे हैं। इसमें क्या परिवर्तन होगा, फटाफट इस प्रश्न का उत्तर देते जाओ। देखो नहीं, क्योंकि प्रत्येक विद्यार्थी को उसी के स्तर की पाठ्य सामग्री देनी चाहिए, सभी को एक स्तर वाली सामग्री नहीं देनी चाहिए। अब देखो ये बात तो गलत लग रहा है, क्योंकि प्रत्येक विद्यार्थी को एक स्तर की पाठ्य। दूसरा, हाँ क्योंकि कमतर क्षमता रखने वाले विद्यार्थियों को मदद देने में यह सरल है, उपाय है जिससे कि वो प्रदत्त कार्य को कर सके। नहीं, क्योंकि बेहतर पठन क्षमता रखने वालों के लिए यह अन्याय होगा कि उन्हें मदद नहीं मिल रहा है। हाँ, डी ऑप्शन है। हाँ, क्योंकि अध्यापक ने कमतर बोध के कौशल रखने वाले विद्यार्थियों के लिए पाठ्यक्रम में कुछ हल्का सा सरल किया है। लेकिन ये सभी बातों में बताइए आपका उत्तर कौन सा है। फटाफट इस प्रश्न का उत्तर देते जाएं। देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो आपने पढ़ा उससे संबंधित 10/1/2022 को ये प्रश्न पाठ्य सामग्री से आया हुआ है, तो इसको बताना है। देखो कह रहा है कि विद्यार्थियों के पठन सामग्री में मुख्य बातों का उदाहरण सही है, क्यों सही नहीं है, तो ये सही है। हाँ, क्योंकि कमतर पठन क्षमता रखने वाले विद्यार्थियों को मदद देने का यह सरल उपाय है जिससे कि वे प्रदत्त कार्य को कर सके। देखो मेरे अध्यापकों, आप सभी लोग प्यूपिल अध्यापक हैं, आगे चल करके आप अध्यापक बन जाएंगे। अभी प्रशिक्षु स्नातक
अध्यापक हैं, तो आप लोग को क्या करना है, जब कोई बच्चा पूरे क्लासरूम में उसे दिक्कत हो रही है, आप समझ गए हैं कि उसे थोड़े सपोर्ट की जरूरत है, तो उसे अवश्य करना चाहिए। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि प्राथमिक कक्षा में विद्यार्थियों को अंग्रेजी पढ़ाने में कौन से सहायक है ना केंद्र में रखने चाहिए। अंग्रेजी पढ़ाने में कौन से तथ्य को केंद्र में रखना चाहिए। तो प्राथमिक कक्षा के विद्यार्थियों को अंग्रेजी पढ़ाते समय कौन से तथ्य केंद्र में रखने चाहिए। सभी विद्यार्थी अपनी अभिरुचियों में एक समान है, सभी विद्यार्थी एक सी पारिवारिक पृष्ठभूमि से आते हैं, सभी विद्यार्थी अंग्रेजी भाषा सीखने के लिए समान रूप से प्रोत्साहित हैं, या सभी विद्यार्थियों की भिन्न भिन्न क्षमताएं और व्यक्तित्व और पृष्ठभूमि है। फटाफट बताएं। इस प्रश्न का उत्तर बहुत शानदार है, आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखो, सीटेट की परीक्षा अब पहले जैसी नहीं रही, इसमें बहुत सारा परिवर्तन हो गया है और इस परिवर्तन को आपका उसका मूल्यांकन करना होगा, उसी हिसाब से आपको तैयारी करनी होगी। तो आइए इस प्रश्न का उत्तर जानते हैं। देखिए, सभी विद्यार्थी भिन्न भिन्न क्षमताएं, व्यक्तित्व और पृष्ठभूमि से होते हैं। प्राथमिक कक्षा में विद्यार्थियों को अंग्रेजी पढ़ाते समय कौन से तथ्य केंद्र में रखना चाहिए। तो देखो, जब भी किसी बच्चे को आप पढ़ाते हैं तो देखो, कह रहा है शिक्षार्थियों में भिन्न भिन्न क्षमताएं होती हैं। किसी की मातृभाषा कोई है, किसी की मातृभाषा कोई है, किसी का ज्ञान अर्जन करने की क्षमता कोई है, कोई पढ़े लिखे परिवार से आया है तो उसकी क्षमताएं भिन्न भिन्न होती हैं, उसका व्यक्तित्व और पृष्ठभूमि भी अलग अलग होता है। इसी नाते भाषा सीखते समय कोई बच्चा तेज और धीरे नहीं होता है। कुछ बच्चे भाषा को जल्दी सीख जाते हैं, लेकिन भाषा सभी बच्चे सीखते हैं, कुछ बच्चे धीरे धीरे भाषा को सीखते हैं। आइए अगला, मैं अपने विद्यार्थियों को कंप्यूटर कक्षा में ले गई। मैं अपने विद्यार्थियों को कंप्यूटर की कक्षा में ले गई। मैंने उन्हें सुझाव दिया कि वे कुछ लेखन का कार्य करें। उन्होंने क्या किया, अपने मित्रों को संदेश भेजे। ऐसा क्यों हुआ होगा। देखो, मैंने विद्यार्थियों को कंप्यूटर की कक्षा में ले गया और मैंने उन्हें सुझाव दिया कि वो कुछ लेखन का कार्य करें, तो उन्होंने क्या किया, अपने मित्रों को संदेश भेजा। ऐसा क्यों हुआ होगा, अनुमान लगाइए। देखो कैसे शिक्षण सहायक सामग्री एक अध्यापक को प्रभावित करती है कि अध्यापक ने स्पष्ट निर्देश नहीं दिए, अध्यापक ने उन्हें बहुत अधिक स्वतंत्रता दे दी, अध्यापक ने कक्षा की स्थिति दिशा ही बदल दी थी, विद्यार्थियों ने स्वयं को प्रोत्साहित महसूस नहीं किया। बताओ, इसमें फटाफट इस प्रश्न का उत्तर आपके समक्ष उपस्थित है। वो है अध्यापक ने स्पष्ट दिशा निर्देश नहीं दिया। एक अध्यापक शिक्षण सहायक सामग्री के रूप में उस अध्यापक का जो बच्चों को निर्देश है वो भी स्पष्ट होना चाहिए। जो हमारा लक्ष्य है उससे संबंधित क्या होना चाहिए, हमारा जो है निर्देश होना चाहिए। एक अध्यापक के, अच्छे अध्यापक का ये गुण है कि वो बच्चों की क्षमताओं का आकलन करते हुए उन्हें विभिन्न संदर्भों के साथ जोड़ करके विषय वस्तु का प्रस्तुतिकरण करें। अब विद्यार्थियों को सुझाव दिया कि कुछ लेखन कार्य करें। अब बच्चे कंफ्यूज हो गए, एक दूसरे में आपस में क्या करना शुरू कर दिया, मैसेजिंग करना शुरू कर दिया। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित पर ध्यान दें। यह अध्यापक और उसके विद्यार्थियों के बीच का संवाद है। अध्यापक और विद्यार्थियों के बीच का संवाद है। आपके परिवार में रात के भोजन में, है ना, किस प्रकार का भोजन खाते हैं 2 पल के बाद, अच्छा आपको पूरी तरह से मालूम नहीं। चिंता मत करें, निम्नलिखित में कौन सा सही है। अब देखो, एक अध्यापक और विद्यार्थी के बीच एक संवाद हो रहा है। अध्यापक कह रहा है आपके परिवार में रात के भोजन में किस प्रकार का भोजन खाते हैं, आपके परिवार में किस प्रकार का भोजन खाते हैं। 2 पल रुक करके फिर कहता है कि अच्छा आपको पूरी तरह से मालूम नहीं। चिंता मत करें, निम्नलिखित में ये क्या दर्शाना चाह रहा है। एक अध्यापक ने ऐसा प्रश्न पूछा जिसका उत्तर बहुत ही स्पष्ट था। अध्यापक ने विद्यार्थियों को उत्तर देने के लिए पर्याप्त समय नहीं दिया। अध्यापक इससे भी सरल भाषा का उपयोग
कर सकता था, या अध्यापक ऐसा प्रश्न पूछ रहा है जिसका उत्तर क्या है, बहुत ही लंबा है। तो देखो, अध्यापक ने विद्यार्थियों को उत्तर देने के लिए पर्याप्त समय नहीं दिया, क्योंकि एक के बाद एक प्रश्न वो लगातार स्वयं से ही पूछता जा रहा है। पहले कहा कि आपके परिवार में रात के भोजन में किस प्रकार के भोजन खाते हैं। अब आपको रुकना चाहिए। ये जो 2 पल के बाद जो है, 2 पल बहुत अच्छा, तो तुरंत बिना कहे ही वो समझ गया कि आपको पूरी तरह से मालूम नहीं है। कैसे भाई? एक बच्चे को कुछ न कुछ तो देखो, जब हम शिक्षण कार्य कर रहे हैं तो हमें बच्चे को केंद्र में रखना है। अपनी सहूलियत को क्या करना है, सहूलियत को ध्यान में नहीं रखना है। आंसर बी बिल्कुल सही है। जिन्होंने आंसर डी दिया है, जो आंसर बी दिए हैं, वो परीक्षा में अवश्य सफल होंगे, मुझे ऐसा विश्वास है। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। शब्द भंडार और भाषा के अन्य पहलुओं के शिक्षण अधिगम के लिए अध्यापकों को द्वारा प्रयोग में लाई जा रही सामग्री और वस्तुओं को किस रूप में जाना जाता है? देखो क्या कह रहा है, शब्द भंडार और भाषा के अन्य पहलुओं को शिक्षण अधिगम के लिए अध्यापकों द्वारा प्रयोग में लाई जा रही सामग्री और वस्तुओं को किस रूप में जाना जाता है? क्या खेल सामग्री के रूप में जाना जाता है, खिलौने एवं खेल के रूप में जाना जाता है, वास्तविक रूप वस्तुओं के रूप में जाना जाता है, या सांस्कृतिक सामग्री के रूप में जाना जाता है? फटाफट बता दे इस प्रश्न का उत्तर। मैं जुड़ा हूं आपके साथ, बने रहिए मेरे साथ, दीजिए इस प्रश्न का उत्तर उत्तर उत्तर। तो देखो, जब शब्द भंडार और भाषा के अन्य पहलुओं को शिक्षण अधिगम में सहायता करेगा, तो देखो शिक्षण अधिगम के लिए अध्यापक क्या कर रहा है, वास्तविक वस्तुओं का प्रयोग कर रहा है। वो क्या किस रूप में प्रयोग कर रहा है? वास्तविक रूप में चीजों को बढ़ाना चाह रहा है। कक्ष के दौरान भाषा के लिए गतिविधियां तैयार करते समय एक शिक्षक निम्नलिखित में से किस विषय पर विचार करना चाहिए? देखो क्या है, जब हम क्या करते हैं, बच्चों की गतिविधियां तैयार करते हैं, मतलब जब हम कक्ष के दौरान बच्चों के क्रियात्मक अनुसंधान की ओर जोर देते हैं, तो हमें किन पहलुओं पर विचार करना चाहिए? गतिविधियां जिनमें सार्थक अंतःक्रिया शामिल हो। देखो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जो भी गतिविधियां होंगी वो एक तो सार्थक होगी और अंतःक्रियात्मक होंगी, एक दूसरे से जुड़ी हुई होंगी। गतिविधियां जो वास्तविक दुनिया के कार्यों से मिलती जुलती हैं। फटाफट बताओ, क्या दोनों सही है? ए सही है, बी सही है, ए और बी दोनों सही है, या ए और बी दोनों गलत है? फटाफट दीजिए इस प्रश्न का उत्तर। ये प्रश्न आपको दिलाएगा सीटेट की परीक्षा में सफलता। तो आने वाले सीटेट की परीक्षा के लिए, भावी योजना के लिए आप हमारे साथ जुड़े रह सकते हैं। इस प्रश्न का उत्तर क्या है? ए और बी दोनों सही है। देखो प्रश्न कितना इंपॉर्टेंट है कि एक भाषा की कक्षा की गतिविधियों को तैयार करते समय एक अध्यापक 2 बिंदुओं पर चर्चा करता है। गतिविधियां जो सार्थक अंतःक्रिया में शामिल होती हैं। कोई भी जो गतिविधि है उसमें सार्थकता होनी चाहिए और अंतःक्रियात्मक एक दूसरे से जुड़ा हुआ होना चाहिए। दूसरी बात क्या है? गतिविधियां ऐसी होनी चाहिए जो वास्तविक दुनिया के कार्यों से मिलती जुलती हो। मेरे बच्चे, मैंने कई बार अध्यापकों से कहा है कि जब आप शिक्षण कार्य करते हैं तो बच्चों को वास्तविक दुनिया का परिचय कराएं। वास्तविकता ही समाज में बच्चों को कार्य करने की प्रेरणा देने का काम, नई चीजों की जिज्ञासा तैयार करने का काम, या विविध संदर्भों में उनको नए प्रकार से सोचने का ढंग क्या करती है, प्रस्तुत करती है। तो जब भी जैसे आपने कोई ट्रिप तैयार किया कि हमें इस बार क्या है, एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर बच्चों को ले जाना है जिससे कि वो अपने भूभाग, अपने इतिहास, अपनी अर्थव्यवस्था और अपनी संस्कृति को जान सके, तो आप किसी त्योहार का चयन करें। वहां से आप बच्चों को जोड़ करके जब आप बताते हैं तो वास्तविक दुनिया के क्या है, ए और बी दोनों सही है, क्योंकि वास्तविक दुनिया और सार्थक अंतःक्रिया ये दोनों शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। अब
ये शिक्षण सहायक सामग्री हो गया। जो अगला हमारा एक छोटा सा टॉपिक है जिसे आप मूल्यांकन कहते हैं, इवैल्यूएशन कहते हैं, भाषा के संदर्भ में हम लोग मूल्यांकन की चर्चा करेंगे। एक भाषा का मूल्यांकन कैसे किया जाए, इनकी चर्चा आज हमें करनी है, क्योंकि मूल्यांकन का जो पूरा टॉपिक है वो आपके सीडीपी वाले सर, जहाँ पे चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी पढ़ाया जाता है, वहाँ पे वो पढ़ाएंगे। लेकिन भाषा के मूल्यांकन के संदर्भ में हमें कुछ बातें जाननी चाहिए। तो सबसे पहले मूल्यांकन क्या है, यही जानना बहुत जरूरी है कि मूल्यांकन कक्षा अधिगम की प्रक्रिया के साथ साथ बच्चों के सीखने की गति, अवधारणा, ज्ञान, अभिवृत्ति, कौशल, व्यवहार, अनुभव आदि को जानने के लिए योजनाबद्ध तरीके से साक्ष्यों का संकलन, विश्लेषण और व्याख्या एवं सुझाव देने की प्रक्रिया। तो मूल्यांकन है क्या? किसी बच्चे का मूल्यांकन जब आप करने जाते हैं तो उसका अर्थ क्या है कि मूल्यांकन अधिगम की प्रक्रिया के साथ साथ बच्चों के सीखने की गति, अवधारणा कितना सीखा, ज्ञान, अभिवृत्ति, कौशल, व्यवहार जो है, देखो अभिवृत्ति, कौशल, व्यवहार, अनुभव, उसके व्यवहार में क्या परिवर्तन आया, उसके अनुभव में क्या परिवर्तन आया आदि को जानने के लिए योजनाबद्ध तरीके से साक्ष्यों का संकलन, विश्लेषण, व्याख्या एवं सुझाव देने की प्रक्रिया है। तो आपने समझ लिया मूल्यांकन क्या है। साक्ष्यों का यह संकलन कक्षा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के समय शिक्षकों द्वारा विभिन्न विधियों व उपकरणों को माध्यम के रूप में प्रयोग किया जाता है माध्यम के। साक्ष्यों का जो संकलन है, कोई बच्चा सपोज करिए आप उसकी तार्किक क्षमता का मूल्यांकन करना चाहते हैं तो आप उसे एस्से दे दीजिए लिखने के लिए। जब आप उसे एक निबंध दे देंगे लिखने के लिए तो वह क्या करेगा, यह साक्ष्यों का संकलन, उसने जो लिखा उसका संकलन भी तो है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के समय शिक्षकों द्वारा विभिन्न गतिविधियां एवं उपकरणों के माध्यम से किया जाता है। मूल्यांकन के कई प्रकार होते हैं, सब अलग अलग दृष्टिकोण से अलग अलग लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए होते हैं। तो क्या है, बच्चों का मूल्यांकन बहुत जरूरी है। बच्चों का मूल्यांकन, किसी भी कार्य क्रिया का मूल्यांकन अवश्य होना चाहिए। मेरी नज़र में जो भी कार्य हो रहा है उसका मूल्यांकन अवश्य होना चाहिए। मूल्यांकन प्रक्रिया जितनी बेहतर होगी, विकास की गति उतनी ही बेहतर। तो जिसका मूल्यांकन अच्छा होता है उसका क्या होता है, विकास भी अच्छा होता है, क्योंकि मूल्यांकन के आधार आवश्यक सुधार कर उपलब्धि को बढ़ाया जा सकता है। देखो, उपलब्धि को बढ़ाने के लिए हमें सही मूल्यांकन का रास्ता अपनाते हैं। सपोज करिए भाषा कौशल में सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, चारों कौशल आपस में अंतः संबंधित हैं। एक बच्चे के आपको लेखन कौशल का मूल्यांकन करना, तो उचित गति, हाव भाव, क्रियात्मक तथ्यों को किस रूप में वो लिख करके आपके सामने प्रस्तुत करता है, अभ्यास करा करके उसके प्रश्नों के उत्तरों को देख करके आप उसमें क्या कर सकते हैं, उसके उपलब्धि में आवश्यक सुधार कर सकते हैं, तेजी से उसको बढ़ाया जा सकता है। तो मूल्यांकन दो प्रकार के होते हैं, सतत मूल्यांकन और व्यापक मूल्यांकन। देखो, न्यू एजुकेशन पॉलिसी ने क्या किया, सतत एवं व्यापक दोनों मूल्यांकन के रूप में आज शिक्षा व्यवस्था चल रही है। एक बच्चे का मूल्यांकन लगातार होते रहना चाहिए। पहले आप लोग याद होगा जब आप छोटे थे, हम लोग जब पढ़ाई कर रहे थे तो वर्ष में एक बार एग्जाम होता था, 10 प्रश्न होते थे, 5 प्रश्न करने होते थे। बताओ हमने जीवन भर एक साल में क्या सीखा। एक दिन ऐसा आया जिस दिन सब कुछ पढ़ करके हमें उसका उत्तर लिखना है। हमसे बहुत सारी त्रुटियां हो जाती थी, नंबर बहुत कम आते थे, योग्यता का निर्धारण भी बहुत खराब स्थिति में होता था। लेकिन अब जो चैप्टर खत्म हुआ, जो यूनिट खत्म हुई, उस पर आपने बच्चे का मूल्यांकन लेकर के उस चैप्टर को खत्म कर दिया और व्यापक दृष्टिकोण के माध्यम से बच्चे का मूल्यांकन किया।
आप सपोज करिए एक भाषा का शिक्षक जो है बच्चे के वाचन कौशल का मूल्यांकन करना चाहता है, तो बच्चे की वाचन कौशल का मूल्यांकन क्या निबंध हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता है, क्योंकि वाचन के लिए बच्चे को भाषण प्रतियोगिता, कविता प्रतियोगिता है ना, जस्टम्पोर के रूप में वो अपनी बात को कितने अच्छे से शुद्धता के साथ अपने विचारों को कैसे प्रस्तुत करता है, इसके माध्यम से उसका मूल्यांकन होगा। ये नहीं कि बच्चे को हर चीज, अब भाषा का मूल्यांकन आप बताएं क्या केवल लिखने के कौशल से हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता है। तो इसी नाते मूल्यांकन दो प्रकार के, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। जो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की विशेषता क्या है? देखो, यह छात्रों को सीखने की प्रक्रिया को आसान बनाता है। यह छात्रों के सतत एवं व्यापक मूल्यांकन क्या करता है? बच्चों को सीखने की प्रक्रिया आसान बनाता है। मतलब एक विद्यार्थी बड़े आसानी से क्या करता है? विषय को सीख करके, जान करके समझ लेता है। यह छात्रों द्वारा सीखने के क्रम में आने वाली कठिनाइयों का पता लगाने में सहायक है। देखो, यह छात्रों द्वारा सीखने के क्रम में आने वाली कठिनाइयों का पता लगाने में क्या है? सहायक है। जब कोई बच्चा किसी चीज को सीख रहा है तो सीखने के क्रम में क्या है? कई प्रकार की क्या होती है? त्रुटि होती है ना, त्रुटि होती है। और यह त्रुटि जो है क्या करती है? बच्चे को क्या करती है? आपस में सीखने की गति को कम कर देती है। लेकिन यदि हम छात्रों के द्वारा सीखने के क्रम को आसानी, कठिनाइयों का पता लगाने में क्या होती है? सहायक होती है। कि मूल्यांकन के माध्यम से हमने पता कर लिया कि बच्चा कहाँ कहाँ गलतियां कर रहा है। कोई बच्चा लिखने में गलती कर रहा है, कोई बच्चा बोलने में गलती कर रहा है, कोई बच्चा सुनने में गलती कर रहा है, कोई बच्चा पढ़ने में त्रुटि कर रहा है। यदि आपने इन क्रियाओं के मूल्यांकन के माध्यम से उसकी इस योग्यता का पता लगा लिया कि कहाँ उसमें गड़बड़ी है, तो इसको सुधार करके क्या कर सकते हैं? हम उसको सहायता कर सकते हैं, जल्दी सिखा सकते हैं। इसके द्वारा सीखने के दौरान छात्रों को होने वाली कठिनाइयों को कम किया जा सकता है। देखो, जब कोई बच्चा यदि लिखने की गलती कर रहा है तो आपने पकड़ लिया, उस कठिनाई को दूर कर दिया, तो उसके कमी को क्या किया जा सकता है? पूरा किया जा सकता है। अगला है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? देखो, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का सबसे पहले तो विभिन्न विषयों में निश्चित समय के उपरांत बच्चों की प्रगति को जानना। देखो, निश्चित समय में किसी भी विषय के क्या है? उपरांत, पढ़ाने के उपरांत उस विषय का तुरंत मूल्यांकन हो जाना, ये बहुत अच्छी बात है। बच्चों के व्यवहार में हुए परिवर्तनों का पता लगाना। जो ही आप मूल्यांकन कर लेते हैं तो बच्चे के व्यवहार में जो परिवर्तन हुआ, एक अध्यापक उसे तुरंत पता लगा लेता है। मतलब क्या है कि बच्चे को हम जो बनाना चाहते हैं, बच्चा उस दिशा में कितना आगे बढ़ रहा है। इस नाते टेस्ट होना बहुत जरूरी है। बच्चे के, प्रत्येक बच्चे की सीखने और समुचित विकास में है ना मदद करता है। देखो, मूल्यांकन के माध्यम से ही बच्चा क्या करता है? वो सीखने की दर बढ़ा सकता है। जब भी कोई बच्चा सीखेगा तो उसके सीखने की जो प्रक्रिया है, हम उसको इसी माध्यम से बढ़ा सकते हैं। सृजनशीलता को बढ़ावा देखे हैं। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के माध्यम से हम क्या करते हैं? बच्चों को जो सीखने की गति है, जो उनमें कमियां हैं, उन कमियों को देखो जब पता लगा लेंगे ना, तभी तो पता चलेगा कि इस चैप्टर को बच्चे ने कितना आत्मसात कर लिया। हमने कोई चीज पढ़ाया, बच्चों से प्रश्न पूछा, तो एक तो हो गया प्रश्नोत्तर के माध्यम से बच्चों को पढ़ाना। लेकिन जब हम मूल्यांकन करते हैं तो हर प्रकार से आप देखो को करिकुलम एक्टिविटी बढ़ा दिया गया, शिक्षण सहायक सामग्री बढ़ा दी गई है। एक्टिविटी, क्रियात्मक, जो विद्यार्थी अध्यापक के साथ जो क्रियाएं कर रहा होता, उसमें बहुत परिवर्तन हो गया है। तो ये सभी मूल्यांकन की जो प्रक्रिया है वो आसान बना करके बच्चों की चेतना में सीखने की गति को बढ़ा देना। ठीक है, अब देखिए बच्चों के व्यक्तिगत और विशेष जरूरतों का पता लगाना। देखो, किसी बच्चे का जो व्यक्तिगत है ना, उसके विशेष जरूरतों का पता लगाना। हो सकता है किसी बच्चे का लिखने में गलती हो, कोई पढ़ने में गलती हो, तो बच्चों को सीखने में कठिनाइयों को दूर करने के लिए अध्यापक उपयुक्त योजना बनाता है। बच्चों की रुचियों को जान लेता है, कक्षा में चल रही सीखने सिखाने की प्रक्रिया को बेहतर बनाने का कार्य समझ जाता है। बच्चों के परीक्षा की प्रगति, व्यापक भय एवं दबाव को
कम करना और स्व आकलन सेल्फ असेसमेंट के लिए प्रोत्साहित करना। जो सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का, कि बच्चों में परीक्षा को क्या है बहुत भय से, कई बच्चे तो 10th का रिजल्ट आने पे बहुत गलत हरकतें कर देते हैं, आप लोग जानते हैं। 12th के बच्चे, बहुत सारे ऐसे केस आप लोग जानते हैं कि परीक्षा के दबाव में बच्चों का विकास ही नहीं हो पाता है। उनका जो सामाजिकरण की प्रक्रिया है, जो अंतःकरण की प्रक्रिया है, वो विकसित नहीं हो पाती। वो चैप्टरों में, किताबों में खोए रहते हैं और अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते। इसी नाते छोटे छोटे चैप्टर के रूप में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन को ध्यान में रखते हुए अध्यापक उन्हें सेल्फ असेसमेंट के लिए है ना क्या करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं, उनको एक साथ खड़ा करते हैं। तो अब यहाँ श्री रामदास ने अपने विद्यार्थियों को एक फिल्म की विस्तार से समीक्षा लिखने को कहा। एक अध्यापक ने क्या कहा, फिल्म की समीक्षा लिखने को कहा। इस प्रकार इस प्रदत्त कार्य के बाद अधिगम के रूप में आकलन के संदर्भ में कौन सा प्रश्न सबसे उपयुक्त है? आकलन करना है। देखो, मूल्यांकन करना, आकलन करना सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का एक हिस्सा है। आपकी समीक्षा के अनुसार फिल्मों से आपने क्या शिक्षा हासिल की? दूसरा विकल्प है, दिए गए रूब्रिक को ध्यान में रखते हुए अपनी समीक्षा पर पुनः ध्यान दीजिए और उसमें आवश्यक संशोधन कीजिए। आंसर सी, किसी भी विधा की फिल्मों को विस्तार से समीक्षा लिखो। कुल अंक 10 हैं। या चौथा आपका है कि आपको फिल्म के किस पहलू की समीक्षा लिखना बहुत कठिन लगा। तो बताइए, इस प्रश्न का उत्तर सीटेट पेपर 2 10/1/2022 को यह प्रश्न पत्र में आया था। इस बार भी इसी तरह प्रश्न आएगा। देखो, आकलन और मूल्यांकन को समझना होगा, आपको तैयार करना होगा। तो इस प्रश्न का उत्तर है, आपको फिल्म के किस पहलू की समीक्षा लिखना बहुत कठिन लगा। क्योंकि कह रहा है रामदास ने अपने विद्यार्थियों को एक फिल्म की विस्तार से समीक्षा लिखने के लिए कहा। प्रदत्त कार्य के बाद अधिगम के रूप में आकलन। देखो, जब हम अधिगम के रूप में आकलन करते हैं तो समीक्षा लिखना बहुत कठिन रहा। आप उनका अनुभव जानना चाह रहे हैं तो यहाँ इस प्रश्न के आलोक में इस उत्तर को बिल्कुल सही और परफेक्ट माने। अगला चलिए, जिन्होंने आंसर डी दिया है, बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं वो लोग। निम्नलिखित में से कौन सी आकलन विधि सीखने के उद्देश्य के अनुरूप है? कौन सी आकलन की विधि सीखने के उद्देश्यों के अनुरूप है? उपयुक्त, ये आंसर क्या है? उपयुक्त निर्धारकों के माध्यम से रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। हम सभी ने भोज्य पदार्थ खाए, दोनों लड़के विद्यालय में। नीचे दिए गए वाक्य के निर्धारक की पहचान करें। थैले और पर्स में मेरे हैं। आप एक ईमानदार व्यक्ति हैं, लेकिन यह एक धनराशि मेरी है। रेखांकित सभी शब्द के उदाहरण बताएं। निर्धारक कितने प्रकार के होते हैं? उदाहरण देखो, प्रश्न कैसे कैसे पूछेंगे आकलन के लिए। तो यहाँ उपयुक्त निर्धारकों के माध्यम से रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। तो निम्नलिखित में से कौन से आकलन की विधि सीखने के उद्देश्यों के अनुरूप है? हम जब कोई बच्चे का मूल्यांकन करते हैं तो वह सीखने के उद्देश्य से कैसे जुड़ा हुआ है? अध्यापक कह रहा है, प्रश्न पूछ रहा है, निर्धारकों के माध्यम से रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। हम सभी ने, अब बताना है बच्चों को, हम सभी ने स्वादिष्ट भोज्य पदार्थ खाए, है ना? और दोनों क्या है? दोनों मिलकर, दोनों लड़के विद्यालय में हैं। दोनों है ना, राम और श्याम लड़के विद्यालय में हैं। अब यहाँ पे जब आपने फिल इन द ब्लैंक्स रिक्त स्थानों की पूर्ति कर दी, तो जो बच्चे ने सही शब्द का सेलेक्ट किया उसके माध्यम से आप जान और समझ सकते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित गतिविधियों में से कौन सी अधिगम के लिए आकलन का हिस्सा नहीं है? अधिगम के लिए आकलन का हिस्सा नहीं है। प्रश्न आपका आया हुआ है, फटाफट इस प्रश्न का उत्तर दे दे आप लोग। फटाफट जुड़ते जाइए। आप सभी लोगों का राइस स्मार्ट हिंदी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। मैं आप सभी लोगों से अनुरोध करता हूं, जो विद्यार्थी फेसबुक पर चढ़े हैं, विभिन्न अन्य माध्यम से जुड़े हुए हैं, वो सभी हमारे यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब कर लें और यह वीडियो देख करके अपने दोस्तों को साझा भी करें।
तो इस प्रकार से आइए इस प्रश्न का उत्तर फटाफट देते जाएं। परियोजना कार्य तथा प्रदत्त कार्य, ये क्या है? आकलन का हिस्सा नहीं है। कौन सी अधिगम के लिए? देखो, सत्र परीक्षण तथा मासिक, ये तो होता ही है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में। सत्र परीक्षण और मासिक परीक्षण होता है। अंत में होने वाली तथा प्रायोगिक परीक्षा होती है। फील्ड विजिट करना और शैक्षणिक का भ्रमण करना, ये सभी हमारे पाठ्यक्रम का क्या है? हिस्सा है, हमारे मूल्यांकन का हिस्सा है। लेकिन परियोजना कार्य तथा प्रदत्त कार्य ये कैसे आकलन का हिस्सा नहीं है? यहाँ पे नहीं देखना है। नेक्स्ट आइए, श्रीमती मनीषा ने औपचारिक पत्र लेखन पर पढ़ाया। औपचारिक पत्र लेखन है ना, पढ़ाया और अपने विद्यार्थियों से कहा कि वे प्रधानाचार्य को वार्षिक भ्रमण के बारे में पत्र लिखें। उन्होंने प्रदत्त कार्य की जांच की और विस्तार से प्रतिपुष्टि दी। इसके बाद विद्यार्थियों को पुनः अपना काम जमा करने के लिए कहा। यह किस प्रकार का आकलन है? क्या सतत एवं सारगर्भित मूल्यांकन है, निदानात्मक आकलन है, योग्यात्मक आकलन है या रचनात्मक आकलन है? तो आकलन देखो आपके पास यहाँ पे सतत एवं व्यापक सारगर्भित मूल्यांकन या निदानात्मक आकलन, योग्यात्मक आकलन या रचनात्मक आत्मक। देखो ये क्या है? रचनात्मक आकलन है। एक तरफ तो पत्र भी लिखवा लिया और भ्रमण करने के लिए प्रतिपुष्टि भी ले ली सारे बच्चों से कि भाई कौन कौन जाना चाहता है। अध्यापक बहुत चालू होता है। देखो तुम लोग को बहुत तेज बनना है बच्चों के साथ, है ना। चलो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं कि कहानी से बनी समझ के आधार पर क्या आप सोच सकते हैं कि रवि आनंदी से जीत जाएगा? यह प्रश्न किस प्रकृति का है? बहुत इंपॉर्टेंट है। तथ्यात्मक पठन की जांच करने के लिए, है ना, दूसरों के स्थान पर स्वयं को रखना पठन की जांच करने के लिए, सूचना प्रदर्शित करने के लिए या शब्द संपदा की अवधारणा के लिए? बताइए इस प्रश्न का फटाफट उत्तर आप सभी लोग। जाओ बता दो, जल्दी से बताओ। देखो, दूसरे के स्थान पर स्वयं को रखना पठन की जांच करने के लिए क्या है कि आप क्या सोच सकती हैं, है ना। नेक्स्ट, क्यों एक व्यक्ति, है ना, अपनी जगह से, है ना, जुड़ा हुआ है? तो अगला प्रश्न आइए, विद्यार्थियों के अधिगम के आकलन के लिए उपयोग की जाने वाली स्कोरिंग मार्गदर्शिका को क्या कहते हैं? जांच सूची, अनुसूची या विस्तृत सूची, क्रम निर्धारक मापी या रूबिक्स कहते हैं? फटाफट बताओ इस प्रश्न का उत्तर। देखो उसे क्या कहते हैं? रूबिक्स कहते हैं। बात पहले भी हो चुकी है। तो आज की कक्षा में यही बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप सभी लोगों का स्वागत है इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से, जो हिंदी भाषा शिक्षण के करीब 10 कक्षाएं अब तक हो चुकी हैं। जम के पढ़ना, याद करना, तैयार करना, उनको देखना और स्वयं का आकलन करते रहना, इन्हीं अपेक्षाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।